नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच और स्वागत है आपके खास कार्यक्रम शख्सियत में। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जिसकी आरटीआई एप्लीकेशन लगते ही अधिकारियों की नींद उड़ जाती है। जी हां, एक ऐसे शख्स से जो गुरुग्राम में भ्रष्टाचार की परतें उखाड़ने के लिए जाने जाते हैं। एक ऐसे शख्स से जिन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी एक बड़ा मुकाम हासिल किया है और एक ऐसे शख्स से जो आपकी राइट टू सर्विस के अधिकार के लिए जो अवेयरनेस है उसकी मुहिम भी छेड़ने जा रहे हैं। आइए बात करते हैं गुरुग्राम के हालातों को लेकर, जनता की परेशानियों को लेकर। आज हमारे साथ मौजूद है समाज सेवी, वरिष्ठ पत्रकार, आरटीआई एक्टिविस्ट और रेरा एक्सपर्ट और अधिवक्ता अभय जैन जी। जब मुख्यमंत्री जी अक्सर आते रहते हैं, किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो अधिकारी डर कैसे बचे। गुड़गांव पे ऐसा लगता है कि जैसे स्कैम्स का अड्डा बन गया, गुड़गांव में बिल्कुल मजाक बन गया प्रशासन के नाम पर। नमस्कार अभय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अभय जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ज़्यादातर लोग हैं जो कि समाज सेवा के क्षेत्र में आते हैं, एनजीओ का गठन करते हैं, कहीं ना कहीं कारण होता है एटीजी रिबेट और सीएसआर फंडिंग के लिए ये सब कुछ किया जाता है। तो क्या आपका भी यही मकसद रहा है समाज सेवा में आने का? नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। जब मैं पढ़ाई कर रहा था, जब मैंने बीए करी तो उसके बाद जब एमए इंग्लिश आरंभ करी तो ऐसा महसूस हुआ कि किताबें बड़ी महंगी आती हैं और जो सामान्य वर्ग है उसको पढ़ने में दिक्कत आती है। तो हमने 89 में ही एक लाइब्रेरी का गठन किया और तब हम लोगों ने किताबें बच्चों को देना आरंभ करी, कॉलेज के लेवल की। हमने माना कि स्कूल की किताबें देना तो आसान होता है, सस्ती आती है, पर कॉलेज में पढ़ना मुश्किल होता है। तो हमने लाइब्रेरी बनाई है अपने जैन मंदिर के पास और हम किताबें देने आरंभ करी। और आपको बता दूं कि ये 89 की बात है। उसके बाद 96 में ही लगभग 7 वर्ष बाद सरकार बड़ी हमारे प्रयासों से खुश थी और उन्होंने हमें बहुत बड़ी जगह हमें दी और वहाँ पर गवर्नर साहब ने आके उस जगह का ओपनिंग किया और हमने लगभग 20,000 बच्चों को अपने टेन्योर में बच्चों को फ्री किताबें दी। हमारी जो संस्था थी फ्री बुक सर्विस सोसाइटी, ये लाइब्रेरी की तरह काम करती थी और बच्चों को बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि मैं सामान्य वर्ग से समझ रखता हूँ और जब तो हमें सीएसआर का एटीजी वगैरह ज्ञान नहीं था तो हमने बहुत एंजॉय किया और बच्चों को किताबें दी, उनसे हमें बहुत आशीर्वाद मिला, बहुत शुभकामनाएं मिली उनके परिवारों की। क्योंकि किताबों को खरीदना पढ़ना इतना आसान नहीं होता है सामान्य वर्ग के लिए। उसके बाद फिर हम लोगों ने महावीर इंटरनेशनल संस्था उसमें काम किया। उसमें लगभग हमने 1000 बच्चों को जो रैक पिकर्स होते हैं, जो गरीब कस्बे के जो लोग हैं उनको पढ़ाने के लिए हमने प्रयास कर रहे हैं और साथ साथ सिलाई केंद्र चला रहे हैं और 200 सिलाई केंद्रों को में महिलाएं सिलाई सीख रही हैं। तो मैंने पिछले वर्ष ही 10 साल मैंने महावीर इंटरनेशनल के अध्यक्ष पद पर रहकर कार्य किया और काफ़ी अच्छा प्रयास है। तो जहाँ तक सीएसआर और एटीजी की बात है वो तो हमने ऐसा नहीं सोचा कि हमें जी और आज भी संस्था के पास एटीजी नहीं है हमारी संस्था में, वैसा नहीं। हर एक का अपना बड़ा मकसद होता है। तो हमारा मकसद जो संस्था के मेंबर है उसका मकसद समाज में जितना भी अधिक हम काम कर सकें वो हमारा प्रयास है और हमें इस चीज़ को हम आनंद लेते हैं, हमें आनंद आता है अगर हम कुछ भी कर पाते हैं। अभी हमने जैसे कोरोना में खाना बांटा तो हमें बहुत आनंद आया और हमने कहीं पर भी कोई बोर्ड नहीं लगाया। उसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी संस्था मानववाद को सम्मानित किया और मैं आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि गुड़गांव में पहला पत्र मुख्यमंत्री जी का हमें ही आया, जबकि हमने कोई प्रयास नहीं करा, कहीं हमारे बैनर नहीं थे जी। शुरू में जरूर ये था कि जब हमें 2 झुग्गियाँ क्लस्टर हमें दी गई तो हमने मानववाद संस्था की तरफ से सरकार से अनुरोध किया कि ये जगह हमें दी जाए और हम उनको रेगुलर खाना खिलाएंगे और हम पूरे लॉकडाउन टाइम उनको हम खाना खिलाने में कामयाब रहे, बहुत लोग हमारे साथ आए। तो हमारी संस्थाओं का और हमारे जो लोग हैं साथ का, हमारा मकसद कभी ये नहीं रहा कि हमने एटीजी के माध्यम से या सीएसआर के माध्यम से कोई फंड लेना है, परंतु लोगों ने, समाज ने, कंपनियों ने हमेशा हमारा साथ दिया और हम अपने मकसद में कामयाब। अभी रिसेंटली ही कि गुड़गांव में भीमनगर में एक ब्लाइंड स्कूल चल रहा है, उनके संयोजक नरेंद्र जी ने मुझे फ़ोन किया कि हमारे यहाँ 2 ब्लाइंड बच्चे हैं, उनकी हम शादी कराना चाहते हैं और लकली जो दोनों लड़कियां थी वो भी ब्लाइंड थी दोनों। तो अभी हमने कुछ दिन पहले उनकी शादी कराई, हमें बहुत आनंद आया। मैं तो भगवान का शुक्रगुजार करता हूँ कि भगवान ने हमें इस काबिल बनाया कि हम उनकी शादी करा पाए।
अभी जी नेक्स्ट पे आपसे पूछना चाहूँगी कि ज़्यादातर लोगों की या ज़्यादातर जो जनता है उसकी ये परेशानी रहती है कि पुलिस को चढ़ावा दिए बिना उनका कोई काम नहीं होता है, काम वहीं पे रुक जाता है, अटक जाता है। आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है? हाँ, जैसे जी 89 में हम लोगों ने, मैंने बीए करी, उसके बाद आगे पढ़ाई करी, मैंने एमए इंग्लिश किया, एमए पॉलिटिकल साइंस किया, जर्नलिज्म का डिप्लोमा किया, एलएलबी किया। तो जैसे जनरली पुलिस का बड़ा इमेज खराब है, पुलिस को भी दुरुस्त करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। मैं आपको पुराना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा, ये लगभग 97 की बात है। कुछ बदमाश लोग एक प्लॉट पे कब्जा करना चाहते थे, हमारा प्लॉट था। मानिए मैंने एसपी साहब से रिक्वेस्ट करी कि ऐसे ऐसे हमारा प्लॉट है और कुछ बदमाश हमारे प्लॉट पे कब्जा करना चाहते हैं। तो माननीय एसपी साहब ने कहा भाई अभी चिंता नहीं करो, मैं पुलिस फोर्स भेज देता हूँ। तो वहाँ से सिटी थाने से हमारे पास 3 दिन लगातार पुलिस के जवान आए और वहीं बैठे रहे हमारे प्लॉट पर। हमने प्लॉट पर अपनी 4 दीवारी कर ली थी, हमने कर लिया आराम से, कोई बदमाश उस वक्त नहीं आया जी। तो मज़ेदार बात है, जब कार्रवाई पूरी होगी तो एसएचओ साहब ने मुझे बुलाया और कहा कि भाई अभी जी आपका काम हो गया, आप हमारे को कुछ पैसे दें। आप रिश्वत मांग रहे थे। ये देखो कहना बड़ा आसान होता है, 97 की बात है। उस वक्त सिटी एसएचओ को जब उन्होंने मुझे पैसे मांगे तो मैंने एसपी साहब को शिकायत करी और फिर डीएसपी साहब आए और ड्यूटी मजिस्ट्रेट आए और हमने जब मैंने उनको पैसे दिए तो उनको रंगे हाथ पकड़ा गया। और जैसे फिल्मों में होता है कि उनकी एक एसएचओ की वहीं वर्दी ले लेना, उनकी टोपी उतार दी, उनकी बेल्ट ले ली, उनकी गन ले ली और उनको कपड़े उतार के उनको अंडरवेयर बनियान में वहीं अरेस्ट कर लिया। ये बड़ा चर्चा का विषय बना था। तो मुझे जब से ही मुझे ऐसा लगता नहीं है कि जो गलत काम करता है मैं उसके खिलाफ लड़ने को तैयार हो जाता हूँ। और मुझे जब मेरी उम्र, अब देख लीजिए 23 साल पुरानी घटना है, तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैंने सिटी एसएचओ को पकड़वाया और रंगे हाथ। और अगर किसी का अन्याय हो रहा है तो उसके लड़ना चाहिए आम जनता को। और उस वक्त सब समस्याएं जो है आपकी अपने आप हल हो जाएंगी और प्रशासन और आम जनता आपको लगता है कि आपके साथ नहीं है, परंतु डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो सच्चाई के साथ होते हैं। सर, भारत में राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई और राइट टू सर्विस, ये दोनों एक्ट बनाए गए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और लोगों को अवेयर करने के लिए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो आवाज़ उठाए। बट ये जो दोनों चीज़ें हैं या दोनों एक्ट की अगर हम बात करें, जिस सफलता के मुकाम तक इसे पहुंचना चाहिए था वहां पे ये नहीं पहुंच पाए हैं। तो आपको क्या लगता है एज ए आरटीआई एक्टिविस्ट, क्या लगता है आपको कहां पे कमी रह गई है? ये बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है आज के संदर्भ में भी। देखो 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया था, उसके बावजूद भी ना अभी भी लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। हमेशा इन्फॉर्मेशन कब मिलती है? जो फर्स्ट अपील या सेकंड अपील फाइल करती है। और दूसरा, लोगों को पता ही नहीं है कि मुझे इन्फॉर्मेशन कैसे मांगनी या फर्स्ट अपील कैसे लगानी अगर मुझे 30 दिन में इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, या फिर सेकंड अपील कैसे लगानी। तो मैं समझ रहा हूँ सरकार का अभी भी बहुत बड़ा फेलियर है। 15 साल से अधिक हो गए हैं और सरकार ने आम जनता को अवेयर करने के लिए कोई सेमिनार, कोई वर्कशॉप नहीं लगाते। जबकि एक्ट में प्रोविज़न है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन की मदद करने के लिए आम जनता को हर डिपार्टमेंट मदद करेगा, पर कहीं पर भी कोई विंडो नहीं, कोई हेल्प डेस्क नहीं। अगर ऐसे हो जाए तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ ना केवल आरटीआई लगेगी बल्कि जो प्रशासन, जो अलग अलग विभागों में भ्रष्टाचार है वो समाप्त होगा। और सेम ऐसे ही अब हरियाणा में 2014 में राइट टू सर्विस एक्ट आया। जी। मतलब ये था कि हर सर्विस जो एक आम जनता को, एक आम आदमी को चाहिए होती, वो हर डिपार्टमेंट को एक निश्चित समय में आम जनता को देनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एफआईआर लॉन्च कराने जा रहे हैं आप सिटी पुलिस स्टेशन, तो उसको तुरंत एफआईआर लॉन्च करके देनी है। और फिर भी थानों में कभी एफआईआर तुरंत क्लोज नहीं होती, एसएचओ अगले दिन बुलाएगा, परसों बुलाएगा। अब राइट टू सर्विस एक्ट जब ऐसा है कि तुरंत होनी है, तो हमने प्रयास करके पूरे हरियाणा के अंदर हर विभाग में बोर्ड तो लग गए कि भाई कौन सा काम कितने दिन में होना है, परंतु लोगों को अवेयर करने के लिए सरकार ने ऐसा कुछ नहीं करा कि राइट टू सर्विस एक्ट में अगर आपकी सर्विस नहीं हो रही है तो आपको इसके बाद क्या कदम उठाने हैं। सरकार ने एक्ट तो दोनों बना दिए जी। अगर सरकार इन दोनों एक्टों को, अगर वाकई सरकार जो वर्तमान सरकारें हैं वो वास्तव में ये चाहती है कि भ्रष्टाचार देश से समाप्त हो, तो निश्चित रूप से उनको इन दोनों एक्टों पर अधिक गंभीरता से काम करना पड़ेगा। और हर एक विभाग में हेल्प डेस्क बना दें कि जो भी आदमी को अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वहाँ जाए, वहाँ हेल्प डेस्क करके उस आदमी को आरटीआई एक्ट के तहत नई अपनी कंप्लेंट दर्ज करने का उसको गाइड किया जाए। सेम राइट टू सर्विस एक्ट में
अगर कोई राशन कार्ड बनवाना चाह रहा है, कोई ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाह रहा है, उसका नहीं बन पा रहा है, कोई कारण हो रहा है, तो राइट टू सब्जेक्ट के तहत वो वहाँ शिकायत करे तो उसको फ़ायदा होगा। ये दोनों एक्ट बड़े हिस्टोरिकल एक्ट हैं और मैं तो केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार से गुजारिश करूँगा इन दो एक्ट को थोड़ा गंभीरता से लागू करें तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को समाप्त करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। सर, अगर हम बात करें गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम स्टेट में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला एक शहर है, बट अगर हम बात करें घोटालों की तो गुरुग्राम उससे में भी किसी से भी कम नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि गुरुग्राम के घोटालों को लेकर आपका क्या एक्सपीरियंस है? देखिए, जब से मैंने थोड़ा समझा है गुड़गांव को जी, तो गुड़गांव तो बहुत अधिक डेवलप हो गया है। जब से मेरा अनुभव तो ये है कि गुड़गांव में तो क्योंकि स्टेक बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो जो घोटालों की तो गुड़गांव में बाढ़ है। हर किसी रोड पे चले जाएं, कहीं चले जाएं, बहुत घोटाले होते हैं। और दुर्भाग्यवश बात यह है कि स्टेट विजिलेंस जो ब्यूरो है, जिसकी जिम्मेदारी है कि घोटालों को चेक करे, वो भी क्या करता है, कलर को पकड़ लेता है, पटवारी को पकड़ लेता है। जबकि उनको पता है जी, कि कलर या पटवारी का घोटाला नहीं, तो बड़े अधिकारियों का घोटाला है। हरियाणा में कभी हमने ये नहीं सुना कि किसी HCS को पकड़ लिया हो, HPS हरियाणा पुलिस सर्विसेज के किसी बड़े इंस्पेक्टर को या DSP को पकड़ लिया हो, या किसी IPS IAS को पकड़ लिया हो। ये सब विभाग घोटालों में को रोकने में काफ़ी हद तक असमर्थ हैं। गुड़गांव में घोटालों की तो ऐसी लगता है कि घोटालों का तो कोई कमी नहीं है। अभी आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि जैसे अभी सेक्टर 29 में जिमखाना जो क्लब है, वहाँ उस क्लब का बहुत बड़ा ग्राउंड था, सरकार ने अपने चाहते को दे दिया कि वो वहाँ परमानेंट टेंट लगा ले जी। अब हम लोग लड़े, पहले लोकल कोर्ट में गए, फिर सेशन कोर्ट में गए, जबकि उसकी डिवीजनल कमिश्नर लेवल का अफसर इंक्वायरी कर रहा था, पर कुछ नहीं हुआ। तो कोर्ट में गए, हम सेशन जीते तो वो उसने हाई कोर्ट में अपील कर दी, वहाँ गए, हाई कोर्ट से आदेश आ गए तो भी कुछ नहीं हुआ, तो वहाँ हमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करना पड़ा। फिर सब झमेले में 2 साल लग गए। 2 साल में उस घोटाले को लगभग 100 करोड़ का घोटाला था, हम उसको उजागर करके समाप्त करने में कामयाब हुए। तो ऐसे कितनी बार आदमी लड़ सकता है, आप देखिए जी। अभी एग्जाम्पल, रिसेंट एग्जाम्पल आपको देता हूँ, अभी का एग्जाम्पल है। तो MCG ने DLF फेज 1 में एक पेट्रोल पंप के लिए एक ज़मीन अलॉट कर दी। वो ज़मीन फॉरेस्ट एरिया की थी, वहाँ पेट्रोल पंप नहीं लग सकता था रूल के हिसाब से, क्योंकि वो लैंड फॉरेस्ट की थी, 11 मुमकिन पहाड़ था, और फिर भी दे दी। वहाँ के RWA ने इसका विरोध किया, वहाँ के जो गुड़गांव सिटीजन काउंसिल है उसने विरोध किया, वहाँ के जो पार्षद हैं उन्होंने विरोध किया। और मजेदार बात तो ये है कि जो स्थानीय विधायक हैं उन्होंने भी एक सरकार को पत्र लिखा कि भाई ये ज़मीन जो है आपको पेट्रोल पंप के लिए नहीं देनी चाहिए, इसको कैंसिल कर देना चाहिए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर हमारी जो संस्था है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में गई, वहाँ हमने दरखास्त लगाई कि ज़मीन पेट्रोल पंप की जो ज़मीन अलॉट की गई है MCG द्वारा गलत की गई, क्योंकि ये फॉरेस्ट लैंड है जी, अरावली रेंज में आती है। तो NGT ने हमारी बात सुनी और NGT ने तुरंत कहा कि यहाँ पेट्रोल नहीं लगेगा। उन्होंने DC को, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर को कहा है कि इस पर इन्वेस्टिगेट करके हमें दें। तो खुशी है कि वो ख़त्म करने में कामयाब हुई। अब ये घोटाला हुआ है बड़ा मोटे रकम का। सलोगरा गांव के अंदर धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की बहुत बड़ी लगभग 25 एकड़ ज़मीन थी। तो 24 एकड़ ज़मीन 24 दिसंबर को जी, जो वहाँ के जो सदस्य थे, और मैं तो स्पष्ट कहूँगा कि वो सदस्य धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने सोसाइटी बनाई थी, अपर्णा आश्रम सोसाइटी, उसके सब फ्रॉड मेंबर हैं। उन्होंने डेवलपर को मिल के ज़मीन बेच दी और सरकार के जो अधिकारी होते हैं उन्होंने रजिस्ट्री करा दी जी। और जब शोर मचा तो वो रजिस्ट्री कैंसिल कर दी गई। अब जो खरीदार हैं वो हाई कोर्ट चले गए। अब इसमें देखा जाए तो बेचने वाला भी अपराधी है, खरीदने वाला तो अपराधी है ही, और सरकार के जो अधिकारी जिन्होंने रजिस्ट्री करी वो भी अपराधी है, और सब आपस में मिल जाते हैं, तो ऐसे ही होता रहता है। सरकार को वहाँ कब्जा क्यों नहीं करना चाहिए? ऐसे ही क्योंकि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की 125 एकड़ ज़मीन उधमपुर जम्मू कश्मीर में थी, तो सरकार ने वो ज़मीन पर कब्जा कर ली। और वहाँ बल्कि अभी 1 वर्ष पूर्व ही केंद्र सरकार ने 80 करोड़ रुपये सैंक्शन किया है, वहाँ टूरिस्ट स्पॉट उसको बनाया जा रहा है जी। तो गुड़गांव में क्योंकि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की ज़मीन जो बिल्कुल शहर के बीच में आती है, यहाँ पे हॉस्पिटल बना दें, कॉलेज बना दें, कुछ बड़ा जो भी अच्छा सरकार बना सकती है बनाए हो, किस अच्छी ज़मीन। ऐसा क्यों हो रहा है कि वो बेचने वाला फ्रॉड कर रहा है तो सरकार चुप है, खरीदने वाला फ्रॉड कर रहा है तो कुछ चुप है, जो सरकारी अधिकारी इस फ्रॉड में इन्वॉल्व उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो गुड़गांव तो एक ऐसा लगता है कि जैसे स्कैम्स का अड्डा बन गया है, क्योंकि पैसा बहुत बड़ा इन्वॉल्व है, और अनफॉर्चुनेटली जो अधिकारी जो इन्वॉल्व पता लग जाते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। जबकि जो स्कैम एस्टेब्लिश हो गया, जो पता लग गया है कि घोटाला हुआ है जी जी, तो उसमें जो संलिप्त जो भी अधिकारी हैं उनके खिलाफ सरकार को स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए।
अगर एक्शन लिया जाएगा तो नेचुरली जो अफसर है वो डरेगा सही ना। अब पर कभी भी आप इस सरकार में अगर देखेंगे तो मैं किसी सरकार का आलोचक नहीं, परंतु किसी अधिकारी के खिलाफ जब कार्रवाई नहीं होगी तो अधिकारी डर कैसे बैठेगा। तो सर अगर आप बात करते हैं कि बड़े बड़े अधिकारी इसमें शामिल हैं, तो क्या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसमें सरकार का संरक्षण उन्हें प्राप्त है? देखिए निश्चित मैं तो चाहता हूं कि जिस भी घोटाले का पर्दाफाश हो जाता है और सरकार मान लेती है कि घोटाला ये हुआ है जी, तो उसमें संलिप्त जो भी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अब कार्रवाई नहीं हो रही है तो क्या उनका पैट्रोनेज मिला हुआ है, तो निश्चित रूप यहाँ क्वेश्चन मार्क ये आता है कि सरकार के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अब कार्रवाई क्यों नहीं कर पाती है, क्या वजह, ये सरकार की कार्य प्रणाली में भी क्वेश्चन लगता है। तो मैं तो सरकार से यही कहूँगा, केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से, कि जो भी घोटाला साफ हो गया, पता लग गया कि घोटाला ये हुआ है, उसके खिलाफ तो कार्रवाई करें। अब जैसे एमसीजी का जो जमीन जो अलॉट करी गई है जी पेट्रोल पंप के लिए डेल फेज जोन में, वो जमीन अलॉट कर दी, वो जमीन साफ फॉरेस्ट एरिया के अलावा रेंज के क्यों अलॉट करी आप लोगों ने? तो जिस भी अधिकारी ने जिस तरह भी अलॉट करी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। ये जो 24 एकड़ जमीन जो सिलोगरा गाँव में जो बेची गई है, कैसे बेच दी? अब डी साहब कह रहे हैं मैंने मैनुअल रजिस्ट्री कैंसिल कर दी थी, फिर भी रजिस्ट्री हो गई। भैया तो डी साहब गलत कह रहे हैं, तहसीलदार गलत कह रहा है। रजिस्ट्री हो कैसे गई? रजिस्ट्री हो नहीं सकती थी। उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग अगर एक्शन नहीं लेंगे तो अगर नहीं ले रहे तो इसका मतलब है कि जो सरकार में शीर्ष जो नेता अधिकारी हैं वो मिले हुए कहीं ना कहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब कार्रवाई नहीं हो रही है तो सरकार स्पष्ट करेगी भाई हम क्यों नहीं कार्रवाई कर पा रहे, भाई क्या वजह। सरकार को मेरा मानना है तो ये कि सरकार को जो घोटाला एटलीस्ट एस्टेब्लिश हो गए, पता लग गया कि घोटाला हुआ है, कोर्ट के थ्रू या इन्वेस्टिगेशन थ्रू पता लग गया है भाई गलती हुई है, लापरवाही हुई है, अधिकारी संलिप्त हैं, उन अधिकारी के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। पर हरियाणा में अगर आप देखेंगे तो किसी भी एचएस के खिलाफ, किसी भी एसडीएम के खिलाफ, किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, पुलिस में किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, आईपीएस और आईएएस को तो भूल जाएं आप, जो हरियाणा कैडर के जो अफसर होते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती नहीं। कार्रवाई होगी तो भी तो डर बैठेगा अधिकारियों में कि भाई हम गलत ना करें। सर आज के दिन में विकास को लेकर जनता को बहुत परेशान करा जाता है, चाहे हम बात करें बस स्टैंड के नज़दीक बन रहे अंडरपास की या फिर अतुल कटारिया चौक पर बन रहे फ्लाईओवर की, तो इस पे सरकार की क्या जिम्मेदारी है? देखिए मेरा मानना तो है कि गुड़गांव में बिल्कुल मजाक बन गया प्रशासन के नाम पर। अब 2 बड़े फ्लाईओवर और अंडरपास पे काम हो रहा है, बिल्कुल शहर के बीचों बीच में दोनों ही है। जैसे आपने बताया बस स्टैंड के पास अगर सैन चौक पर जो एक अंडरपास बन रहा है, वहाँ आप देखिए बिल्कुल इतना ज़्यादा मैस है। अदरवाइज जब भी कोई ऐसा बड़ा काम दिया जाता है तो हमेशा स्लिप मतलब एक टेम्परेरी रोड बनाई जाती है और हमेशा पहले वाहन को वहाँ डाइवर्ट किया जाता है, टेम्परेरी रोड पक्का बनाई जाती है। पूरी दिल्ली में मेट्रो बनी है तो आप अगर ऐसा अगर बने तो काम हो ही नहीं। इतना अधिक रोड ब्लॉक कर दी उन लोगों ने, कोई टेम्परेरी रोड ऐसे नहीं बनाई कि वहाँ से वहाँ चले गए। बस स्टैंड वहाँ नज़दीक है, शहर के बिल्कुल बीचों बीच वो जगह है, आप बिल्कुल मजाक बना रहे हैं। वहाँ कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ कि ठेकेदार किस एजेंसी बना रही है, कौन एजेंसी इसका किस ठेकेदार को काम दिया गया है, इसकी कितनी कॉस्ट है, कब काम आरंभ हुआ, कब काम खत्म होना है, डिजाइन क्या है। आपको मालूम है वहाँ लोग परेशान हो रहे हैं कि मजाक क्या है। रोज जो रोड डेवलप कर देते हैं कन्वर्ट कर देते हैं। सेम पायल चौक पर बात करें, वहाँ अंडरपास तो फ्लाईओवर जो बन रहा है वहाँ कोई मैकेनिज्म नहीं है, कब बनेगा, कब खत्म होगा, क्या डिजाइन है, कौन ठेकेदार बना रहा है, किसको शिकायत करें। तो मेरे को समझ में नहीं आती है गुड़गांव जैसे शहर में ऐसा हाल हो रहा है जहाँ मुख्यमंत्री जी अक्सर आते रहते हैं, मंत्री जी आते रहते हैं, बीजेपी के जो अध्यक्ष हरियाणा के वो आते रहते हैं, ये हो क्या रहा है गुड़गांव में? मेरे अगर पूछोगे तो बड़ा मजाक सा है। मैं तो सरकार से गुजारिश करूंगा कि इस व्यवस्था को ठीक करें। कम से कम फ्लाईओवर बना रहे हैं अच्छी बात है, परंतु जो व्यवस्थाएं हैं वो तो कुछ ठीक करें कम से कम। सर रेरा कोर्ट्स बनने के बाद क्या आपको लगता है कि अलॉटीज को कहीं ना कहीं राहत पहुंची है? उनको अभी मकान समय पर मिल रहे हैं, मुआवजा समय पर मिल रहा है? क्योंकि आप रेरा एक्सपर्ट हैं तो आपका क्या एक्सपीरियंस है इस पे? देखिए जब से रेरा बने हम लोग रेरा में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हम लोग गुड़गांव ही नहीं बल्कि पंचकुला में और जयपुर में और नोएडा में जी चारों अथॉरिटी में रेगुलर हम पेश होते हैं। और अलॉटी की बात को हम यहाँ चारों अथॉरिटी में कहते हैं कि डेवलपर की क्या शिकायत हमारे पास आती है। मेरा मानना है क्योंकि एक्ट अभी नया है और एक्ट में साफ प्रोविजन है कि 60 दिन में जजमेंट अथॉरिटी को करना पड़ेगा जी। तो यहाँ मैं चारों अथॉरिटी से और खासकर हरदीपुरी जो अर्बन मिनिस्टर हैं यूनियन केंद्र के अंदर, उनसे गुजारिश करूँगा कि थोड़ा इंश्योर करें कि जो जजमेंट है अभी भी जजमेंट 1 साल 1.5 साल 2 साल हो जाता है, कई बार डिले हो जाती है। तो सरकार इन चारों अथॉरिटी को पूरे इंडिया में जो 30 अथॉरिटी को डायरेक्शन दे कि जजमेंट जो समय बाउंड जी। और जहाँ तक बात है कि कितना रिलीफ मिल रहा है कितना रिलीफ नहीं मिल रहा,
कुछ फ़र्क तो आया है, परंतु जितना आना चाहिए जी उतना लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा है। हाँ, निश्चित रूप से बदलाव आ रहा है सोच के, डर पर थोड़ा सचेत हो रहे हैं और लोग थोड़े अवेयर हो रहे हैं। पर मेरा मानना तो ये है कि अगर ऐसे चलते रहेंगे तो फिर देश ऐसे ही चलता रहेगा। अब हमारे देश को ड्रास्टिक चेंज होने की ज़रूरत है, मेजर बदलाव करने की आवश्यकता है, क्योंकि आम जनता बड़ी ही अपने आप को दुखी और असहाय महसूस कर रही है। तो सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनको थोड़ा और गंभीरता से इस विषय में काम करना पड़ेगा, तभी थोड़ा लोगों को रिलीफ मिलेगा। रिलीफ देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। कोविड ने और पूरी व्यवस्थाएं बिगाड़ दी जी। अब प्रशासन को और राजनेताओं को, दोनों इन पहलुओं को, आम जनता की समस्या को और अधिक गंभीरता से सोचना चाहिए। तो शो के अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे जो व्यूवर्स आपको देख रहे हैं? देखो, मैं तो प्रशासन के साथ साथ आम जनता से गुजारिश ये करूँगा कि अपने अधिकारों के लिए थोड़ा सा वो सचेत रहें और जितनी भी उनकी क्षमता है उस हिसाब से उसको वो अपने लेवल पर रेज करें। एक समस्या और आ रही है, जब आम जनता अपनी समस्या को प्लेटफॉर्म में उठाएगी नहीं, आप डीसी के पास, पुलिस के पास या विधायक के पास जाओगे नहीं, वहाँ जाएँ, अपनी बात कहें, ठीक है, कई बार सफलता नहीं मिलती, परंतु आवाज़ उठाएं। मेरी तो आम जनता से गुजारिश ये है, जब आप अपनी आवाज़ उठाएंगे, अपनी समस्याओं को शासन प्रशासन को पहुँचाएंगे तो उसका असर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे बीच अभय जैन जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है कि जनता को आगे आने की जरूरत है। आपकी परेशानियां जब तक आप आगे नहीं लाएंगे, प्रशासन तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक ये चीजें हल नहीं हो सकती हैं। और साथ ही साथ हम प्रशासन से भी अपील करना चाहेंगे, विकास के नाम पर गुरुग्राम की जनता का मजाक ना बनाया जाए, जो आए दिन उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कृपया करके हमारी गुहार है प्रशासन से कि उसके बारे में सोचा जाए। तो इसी तरह मिलते हैं अगले कार्यक्रम में एक नई शख्सियत के साथ। तो हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आपका अपना चैनल वायरल सच। नमस्कार।